नमस्कार। आज जो शो हम आपके सामने पेश कर रहे हैं, जो मुद्दा आपके सामने पेश कर रहे हैं, इसका सीधा सरोकार हमारे बच्चे, हमारे मासूम बच्चों से है जिन्हें नर्सरी में एडमिशन दिलाया जाता है और उसी से जुड़ा है ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन घोटाला। और उससे जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। पहली बार घोटाले में नेताओं पर घोटाले में शामिल होने का आरोप लग रहा है। आम आदमी पार्टी ने मांग की है कि दिल्ली पुलिस उन नेताओं के नाम बताए जिनके बारे में आरोपी ने खुलासा किया है, क्योंकि आम आदमी पार्टी यह दावा कर रही है कि आरोपी ने एक पूर्व कांग्रेस मंत्री और एक पूर्व बीजेपी एमएलए का नाम लिया है। तो बड़ा प्रश्न ये कि पुलिस आखिर वो नाम सार्वजनिक क्यों नहीं कर रही। आम आदमी पार्टी का यह भी कहना है कि अगर यही मामला किसी आम आदमी पार्टी का नेता का होता तो पुलिस की चुस्ती देखने लायक थी। हम लोगों को फंसाया जा रहा है, मेरे परिवार को, क्योंकि इसमें बहुत बड़े बड़े नेता, स्कूल के चेयरमैन, इन सबको इस ईडब्ल्यूएस का पता होता है कि किस तरीके से सीट जानी है, किस तरीके से किसको देनी है। हम छोटे से कुछ भी नहीं है इनके आगे, और ये सब लोग आज इतने टाइम से बाहर है और मेरे पूरे परिवार को आज फंसाया गया है। मेरे को धमकियां मिल रही हैं कि अगर तुमने अब कुछ बताया है हमारा नेताओं का या किसी डायरेक्टर्स का नाम लिया तो हम तुम्हारे साथ कभी तुम्हें बाहर नहीं आने देंगे, बाहर आओगे तो तुम्हें मरवा देंगे। सरेंडर से पहले दिल्ली में ईडब्ल्यूएस घोटाले के मास्टरमाइंड प्रिंस ने खुलासा किया था कि इस घोटाले में कई बड़े नेता और स्कूल प्रशासन शामिल हैं और अगर उसने नामों का खुलासा कर दिया तो उसकी जान को खतरा है। प्रिंस ने नामों का खुलासा तो नहीं किया, लेकिन अब आम आदमी पार्टी ने मांग की है कि दिल्ली पुलिस ईडब्ल्यूएस घोटाले से जुड़े कांग्रेस के पूर्व मंत्री और बीजेपी के पूर्व विधायक का नाम उजागर करे। आम आदमी पार्टी का दावा है कि घोटाले की मास्टरमाइंड पुनीता और उसके पति प्रिंस ने दिल्ली पुलिस को कांग्रेस और बीजेपी नेताओं के नाम बताए हैं, लेकिन दबाव की वजह से पुलिस घोटाले से जुड़े नेताओं के नाम नहीं बता रही है। भाजपा को, कांग्रेस को और दिल्ली पुलिस को कांग्रेस के इन तथाकथित पूर्व मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के विधायक का नाम सार्वजनिक करना चाहिए, ताकि दिल्ली की जनता को पता चल सके कि अतीत में अपने जनादेशों से उन्होंने जिन चेहरों को कुर्सियों पर बिठाया वो चेहरे आज उन्हीं के नौनिहालों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अब तक ईडब्ल्यूएस घोटाले में 10 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जिनमें पुनीता और प्रिंस ने हाल ही में सरेंडर किया है। पिछले 2 साल में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 300 से ज्यादा एडमिशन फर्जी पाए गए हैं। 2 साल की जांच के बाद इसी साल मार्च में क्राइम ब्रांच ने घोटाले की एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की, जिसमें दिल्ली के कई बड़े प्राइवेट स्कूलों में यह घोटाला सामने आया है और कई गिरफ्तारियां हो सकती हैं। लेकिन पहली बार घोटाले में 2 पार्टियों के नेता का नाम सामने आ रहा है। जी हाँ, 5 लाख में एडमिशन, मगर बावजूद उसके स्कूल में एंट्री बैन। आगे हम आपको दिखाने वाले हैं इस घोटाले ने कैसे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। इस मुद्दे के 2 पहलू हैं, दोनों ही पहलुओं के जो जुड़े बच्चे हैं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। मगर ये घोटाला आखिर है क्या, आइए देखते हैं रिपोर्ट। हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि उनका बच्चा पढ़ लिख कर नाम रोशन करे। घर वालों को लगता है कि तरक्की का रास्ता बड़े प्राइवेट स्कूलों से होकर गुजरता है। दिल्ली के बड़े स्कूलों में नर्सरी में बच्चों का दाखिला कराना किसी जंग जीतने से कम नहीं माना जाता है। राजधानी के 100 बड़े प्राइवेट स्कूलों में हैं करीब 20,000 सीट। इनमें से करीब 5,000 सीट इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानी आर्थिक रूप से कमजोर तबके के बच्चों के लिए आरक्षित हैं और 20,000 सीट के लिए 1 लाख से ज्यादा बच्चे आवेदन देते हैं। मतलब एक सीट के लिए 5 बच्चों की दावेदारी, और यहीं से शुरू होती है दाखिले की हेराफेरी। दिल्ली में जो बड़े स्कूल चलाए जाते हैं उन्हें स्कूल की जमीन सरकार से काफी रियायती कीमत पर मिली थी। इसके एवज में प्राइवेट स्कूलों में गरीब बच्चों के लिए 25% सीट आरक्षित की गई। ऐसे बच्चों के लिए जिनके परिवार की सालाना आमदनी 1 लाख रुपए से भी कम है। गरीब बच्चों की इन्हीं सीटों से शुरू हुआ ईडब्ल्यूएस दाखिला घोटाला। जिन बच्चों को स्कूल में दाखिला नहीं मिला उन्हें गरीब बच्चों के कोटे में फर्जी तरीके से दाखिला दिलाया गया। गरीबी साबित करने के लिए तैयार किए गए फर्जी इनकम सर्टिफिकेट, और जब गरीबों की सीट पर पैसे वालों के बच्चों का दाखिला हुआ तो इसे कहा गया ईडब्ल्यूएस एडमिशन घोटाला।
एसडीएम से झूठा सर्टिफिकेट बना के ले आए कि वो है नहीं ईडब्ल्यूएस में। ईडब्ल्यूएस की कंडीशन है कि 1 लाख इनसे ज़्यादा इनकम नहीं होनी चाहिए। दूसरे ऐसे कुछ लोग हैं जो कि बिल्कुल भी एसडीएम ऑफिस तक ही नहीं पहुँचे। उन्होंने अपने स्कैनर, कंप्यूटर, प्रिंटर के थ्रू इस तरह के सर्टिफिकेट बना लिए कि वो लगे कि असली हैं, और वो जाके स्कूल में दे दिए और स्कूल ने उनको मान लिया और उनको एडमिशन दे दिया। तो दिल्ली के कई नामी गिरामी स्कूलों में सीटों का फर्जीवाड़ा कर रहे रैकेट का भंडाफोड़ होने के बाद क्राइम ब्रांच धड़ाधड़ गिरफ्तारियां कर रही है। डीएम ऑफिस से जारी सर्कुलर के बाद बच्चों को स्कूल से निकाला जा रहा है। पीतमपुरा के बाल भारती स्कूल से 60 बच्चों को निकाला जा चुका है। बच्चे पूछ रहे हैं कि हमें स्कूल से क्यों निकाला जा रहा है। बच्चे के मां बाप कह रहे हैं कि हमारे बच्चों ने आखिर क्या बिगाड़ा है। दिल्ली की महंगी और आलीशान कोठियों में रहने वाले बच्चों को गरीब बच्चों के लिए आरक्षित सीटों पर एडमिशन दिया गया। यही दिल्ली के ईडब्ल्यूएस रैकेट की कहानी है। ये तस्वीरें दिल्ली के पीतमपुरा के पॉश इलाके राजधानी एनक्लेव की हैं। इस इलाके में रहने वाले लोगों के पास बड़ा बंगला और बड़ी गाड़ियां दोनों होते हैं। इसी इलाके में रहता है गुप्ता परिवार। गौरव गुप्ता बूट ट्रेडिंग का काम करते हैं। साल 2013 में गौरव को अपनी बच्ची का नर्सरी में एडमिशन करवाना था। कई चक्कर काटने के बाद भी एडमिशन नहीं मिला तो गौरव पीतमपुरा के बाल भारती स्कूल पहुंचे। लेकिन गौरव ने एडमिशन की जो कहानी सुनाई उसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। गौरव के मुताबिक स्कूल की प्रिंसिपल ने ही उन्हें एडमिशन के लिए दलाल के पास भेजा था। 2013 में एडमिशन करवाया था बाल भारती स्कूल में। हमने प्रिंसिपल मैनेजमेंट के हाथ में पैसे दिए। उन्होंने हमें ये रास्ता दिखाया कि भाई तुम्हारा ईटीसी में एडमिशन करा देंगे। हमें तो नाम भी नहीं पता था क्या होता है। हमने वो बोले अभी तुम्हारा एडमिशन ईटीसी में कर देंगे। ये हम 10 सालों से करते आ रहे हैं। 6 महीने बाद चेंज कर दूंगी अपने आप जनरल में। नर्सरी क्लास में अपनी बेटी के एडमिशन के लिए गौरव ने 5 लाख रुपए दिए थे। लेकिन इस साल जुलाई में नया सेशन शुरू होते ही गौरव की बेटी को स्कूल से निकाल दिया गया। मैंने स्कूल प्रिंसिपल के हाथ में, मीनू गोस्वामी के हाथ में, जहाँ पे 3 आदमी और मौजूद थे, हेड टीचर पूनम त्यागी और मैनेजमेंट के आदमी भ्रष्टाचार्य, वो भी SK भट्टाचार्य, वो भी मौजूद थे। इन सब के आगे मैंने पैसे 5 लाख रुपए उनके हाथ में दिए। ये सीटें गौरव गुप्ता जैसे लोगों को बेच दी गई। लेकिन गौरव का कहना है कि उन्हें ऐसे किसी कोटे के बारे में पता नहीं था। मेरे को नहीं पता। अच्छा। कैसे ETC कह रहे थे, हमें तो नाम भी नहीं लेना आता। नहीं, इसमें हमारे से उन्होंने कहा कि फीस नहीं जाएगी, 3-4 महीने के बाद जाएगी। अच्छा। हाँ, लेकिन फिर हमने कहा जनरल में ट्रांसफ़र कर दो, तो उन्होंने किया नहीं हमारा जनरल में ट्रांसफ़र। कर देंगे करते करते 2 साल निकाल दिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि एक बार 5 लाख रुपए देने के बाद भी जब महीनों तक इतने बड़े स्कूल ने फीस नहीं मांगी, तब गौरव जैसे लोग नींद से क्यों नहीं जागे? दिल्ली के पीतमपुरा के बाल भारती स्कूल में पढ़ता था मासूम बच्चों के माता पिता पर फर्जीवाड़े से बच्चे के एडमिशन कराने का आरोप है। स्कूल से निकाले जाने के बाद बच्चे उदास हैं। एक ही सवाल कर रहे हैं कि फिर स्कूल कब जाएंगे। दिल्ली के पीतमपुरा में रहने वाले ये बच्चे इन दिनों बेहद उदास और परेशान हैं। पीतमपुरा के बाल भारती स्कूल से इन बच्चों को निकाल दिया गया है। जब से इस बच्ची को स्कूल जाने से रोका गया है, इसने लगभग बोलना ही बंद कर दिया है। ये बच्चे 2 साल से बाल भारती स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे। इन बच्चों की तस्वीर हम दिखा नहीं सकते क्योंकि आरोप है कि इन्हें गरीब बच्चों की सीट पर गलत तरीके से दाखिला दिलाया गया था। बेटा, स्कूल कब से नहीं जा रहे हो आप? स्कूल 2 महीने स्कूल जाना चाहते हो? कब से नहीं जा रहे हो? 10 दिन से नहीं जा रहे हो। कौन से स्कूल में पढ़ते थे आप? बाल भारती। स्कूल जाना चाहते हो आप? जाना चाहते हो स्कूल? तो देखिए, छोटे बच्चे हैं और जिस स्कूल में 2 साल से पढ़ रहे हैं, अचानक से इन्हें निकाल दिया गया है। काफ़ी दिनों से अपने घर पे हैं। अब बच्चे हमारे कहाँ जाएं? अब सेक्शन के बीच में ये बच्चे कह रहे हैं पापा और तो बच्चे जा रहे हैं,
हम नहीं स्कूल जा रहे, बच्चे हमारे डिप्रेशन में आ गए हैं, बच्ची बोल नहीं रही है किसी तरीके से भी। बच्चों की मां सवाल कर रही हैं कि अगर धांधली से इन्हें स्कूल में दाखिला मिला था तो इसमें उनके मासूम बच्चों की क्या गलती है। अब अचानक ये स्कूल वाले एसडीएम का ऑर्डर कहकर हमारे बच्चों से पीछा छुड़ा रहे हैं। ये तो कोई मतलब ये तो बिल्कुल गलत कर रहे हैं बच्चों के साथ। इन बच्चों को तो पता ही नहीं ईडब्ल्यूएस कोटा क्या होता है, हमारे कहाँ एडमिशन है। कि बच्चे रो रहे हैं, कहते हैं हमें इसी स्कूल में जाना है, हम अपने बच्चों को कहाँ लेके जाएं। अभी इसमें किसी का भी फॉल्ट हमारे बच्चों के साथ गलत नहीं होना चाहिए। हमें ये नहीं पता कि ईडब्ल्यूएस में इन बच्चों का एडमिशन कैसे हो गया। अब मैं कहती हूँ कि चाहे किसी की भी गलती है, लेकिन हमारे बच्चों के साथ गलत नहीं होना चाहिए। स्कूल मैनेजमेंट से कुछ बात करी आपने बच्चों का नाम कटने के बाद? नाम नहीं, उसके बाद वो लोग बात करने के लिए तैयार ही नहीं है। इतने दिन हमने धरना दिया है, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। आपको ये पता होगा किसी के मतलब बिना किसी की सोच के, बिना किसी के काम गलत नहीं हो सकता। बच्चों के दादाजी भी यही सवाल कर रहे हैं कि हमारी क्या गलती है। पर सवाल उठता है कि जब बच्चों के दाखिले के लिए इस परिवार ने एजेंट को मोटी रकम दी, उस समय क्या इन्हें अपनी गलती का पता नहीं था? बच्चों के दादा दिनेश बंसल बताते हैं कि साल 2013 में स्कूल से उनके पोते पोती का नाम दाखिले के लिए नहीं आया। जब वो स्कूल से लौट रहे थे तभी उनकी मुलाकात एक एजेंट से हुई। अनिल नाम के दलाल ने इन्हें भरोसा दिया कि पैसे देने के बाद बच्चों को दाखिला मिल जाएगा। लोगों को ये पता था या कितने टाइम बाद पता चला कि बच्चों का एडमिशन ईडब्ल्यूएस कोटे में हो गया है? हमें तो जो है ना साल भर बाद पता लगा, 1 साल के बाद। पहले तो यही कहा उसने, भाई हाँ तुम्हारी फीस भी जमा हो गई है इसी पैसे में। हमने सोचा 1 साल की फीस भी चली गई है। हमारे को तो हर जगह गुमराह कर दिया। तो करीब 1 साल बाद जब आपको पता चला कि गरीब बच्चों के कोटे में आपके बच्चों का एडमिशन हुआ है, उसके बाद आपने स्कूल से कोई बात करी कि ये एडमिशन कैसे करा दिया, चेंज करो इनके साथ? हम करेंगे, कर रहे हैं, हम बात करी हमने। बंसल परिवार का कहना है कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि बच्चों का दाखिला गरीब बच्चों के कोटे के हिस्से में कराया जा रहा है। 1 साल बाद इन्हें पता चला कि दाखिले की हकीकत कुछ और है। आपको ये पता होगा किसी के मतलब बिना किसी की सोच के, बिना किसी के काम गलत नहीं हो सकता। स्कूल वालों को आइडिया नहीं है कि ईडब्ल्यूएस कोटे में ये बच्चे आ रहे हैं, फिर भी वो आज बच्चों को बाहर निकाल रहे हैं। इन बच्चों की क्या गलती है? आप ये बताइए। इन बच्चों के बच्चे घर से बाहर बैठे हुए हैं, अभी भी आप स्कूल में जाके इंक्वायरी करेंगे, बहुत बच्चे निकलेंगे। उन बच्चों के साथ वो बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं? हमारे बच्चे घर से बाहर हैं। अगर हम ये मान लें कि बंसल परिवार को दाखिले के समय धांधली के बारे में पता नहीं था, फिर लंबे समय तक स्कूल ने जब फीस नहीं मांगी तो उन्हें शक क्यों नहीं हुआ? 1 साल बाद जब उन्हें पता चला तो पुलिस को इसके बारे में जानकारी क्यों नहीं दी? वाकई उस मां की बेबसी को देखिए आप, उनके बच्चों के बारे में सोचिए। और इसमें राजनीतिक जवाबदेही कहां है? क्योंकि अगर आरोपी पॉलिटिकल संरक्षण की बात कर रहा है तो उनके नाम क्यों नहीं उजागर कर रही दिल्ली पुलिस? बहरहाल दिल्ली का एक और परिवार और उसका भविष्य भी, उनके बच्चे का भविष्य भी खतरे में है। राजीव बंसल का कहना है कि जब स्कूल की लिस्ट में उनके बच्चे का नाम नहीं आया तो स्कूल ने ही उन्हें दलालों का रास्ता दिखाया। दिल्ली के पीतमपुरा के राजधानी एनक्लेव में रहता है राजीव बंसल का परिवार। इन दिनों इनके घर में हमेशा उदासी छाई रहती है। जब से बच्चे को स्कूल से बाहर किया गया है तब से ये मासूम स्कूल जाने की रट लगाए हुए है। जिद भी ऐसी कि उसे वही पुराना बाल भारती स्कूल चाहिए और वही उसके पुराने दोस्त। स्कूल जाना चाहते हो? स्कूल जाना चाहते हो? पढ़ाई करना चाहते हो आगे? बोलो बोलो, मुझे बोलो। अब बच्चा कब से स्कूल नहीं जा रहा है और कब से स्कूल ने अब एडमिशन कैंसिल किया? एडमिशन स्कूल खुलने वाला था 2 जुलाई को। मेरे पास 1 को मैसेज आया कि आपका बच्चा ये एडमिशन रद्द कर दिया गया है, तो आप बच्चा स्कूल नहीं जा सकता। और मैंने एसडीएम का लेटर भी पढ़ा, वो लेटर इशू है 16/5 का। उस लेटर में क्या है? उस लेटर में है कि हमने इन्वेस्टिगेशन किया कि जिसके सर्टिफिकेट नकली पाए गए उसका एडमिशन रोक दिया जाए या कैंसिल कर दिया जाए। उस आधार पर उन्होंने कर दिया, लेकिन ये बात काफ़ी दिनों तक उन्होंने छुपाए रखी। अब हम एट ए टाइम कहाँ से जाए, बच्चा अभी तक घर पर है। बच्चे के पिता राजीव बंसल का आरोप है कि जो कुछ उनके साथ हुआ है इसके लिए स्कूल जिम्मेदार है। राजीव कहते हैं कि जब स्कूल से पहली बार उनके बच्चे का नाम नहीं आया तो स्कूल के लोगों ने ही उन्हें दलाल का रास्ता दिखाया। आपने जो पैसे दिए, कितने पैसे दिए थे और किसको पैसे दिए थे आपने? क्या प्रिंसिपल ने कहा था
उन्हीं के ऑफिस में पैसे दिए थे? नहीं, उनके ऑफिस में तो दिए नहीं थे, लेकिन वो बोले कि हम डायरेक्ट लेते नहीं हैं, जो आप इस आदमी से कंसल्ट करो, ये हमारे है जो ये कर देंगे गाइड आपको कितने क्या देने, कैसे क्या देना है। क्या नाम था आदमी का और उसने कितने पैसे लिए? उसका नाम था अनिल, तो उसने मेरे से लिए थे 3.5 लाख रुपए। तो उस हिसाब से वो बोले कि आप 50,000 पहले दे दो और उस हिसाब से बाकी जो बैलेंस है वो आपका लिस्ट में नाम आने के बाद दे देना। ये तो साफ है कि राजीव बंसल ने दाखिले के लिए गलत तरीके से दलाल को मोटी रकम दी थी। ये भी सच है कि इस बच्चे का दाखिला गरीब बच्चे के कोटे में कराया गया, जिससे एक गरीब बच्चे का हक मारा गया। परिवार सारा ठीक रहा, स्कूल प्रशासन पर फोड़ रहा है। जाहिर है स्कूल और परिवार के चक्कर में नुकसान सिर्फ स्कूल से निकाले गए बच्चे का हो रहा है। एबीपी न्यूज ने जब बाल भारती स्कूल प्रशासन से बात करने की कोशिश की तो स्कूल की तरफ से बात करने के लिए कोई भी तैयार नहीं हुआ। एबीपी न्यूज के मेल का भी स्कूल की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया। वाकई जवाबदेही इन स्कूल्स की बनती है जो इस मुद्दे पर खामोश बने हुए हैं। मैं सीधे रुख करना चाहूंगा अपने संवाददाता अभय पराशर का। अभय, वाकई अपने आप में शर्मनाक बात है कि बाल भारती जैसे स्कूल्स या वो तमाम स्कूल्स जो इस फर्जीवाड़े में शामिल हैं वो इस मुद्दे पर खामोश हैं और इस पहलू के दोनों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। एक तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बच्चों के साथ और दूसरे वो बच्चे जिन्हें निकाल दिया गया है। अभय, देखिए, सबसे बड़ी बात अभिसार, जब हम स्कूल के पास पहुंच रहे हैं उनका जवाब मांगने के लिए, तो स्कूल की तरफ से जिस बाल भारती पीतमपुरा स्कूल की हम बात कर रहे हैं, हम वहां पर पहुंचे, 2 दिन हम वहां पर पहुंचे, हमने उनसे उनके प्रिंसिपल से बात करनी चाहिए क्योंकि परिवार लगातार प्रिंसिपल पर आरोप लगा रहा था। हमने उन्हें मेल किया लेकिन मेल तक का जवाब उन लोगों ने हमें नहीं दिया। इसके अलावा कुछ और प्रिंसिपल से हमारी बात हुई जिन्होंने ये कहा कि उन्हें जब इन्वेस्टिगेशन का पता चला उसके बाद डीएम की तरफ से उन्हें इसी साल उन्हें एक नोटिस गया, उसके बाद उन्होंने बच्चों को निकाल दिया। अभी सर, मेरे पास कुछ ऐसे सर्टिफिकेट हैं जिससे पता चलेगा कि किस तरीके से पूरा फर्जीवाड़ा होता था। ये सर्टिफिकेट इस वक्त मेरे हाथ में है। इस सर्टिफिकेट में एक पूनम नाम की महिला का इनकम उसकी बताई गई है, लेकिन स्कूल ने जब ये पूरा का पूरा खुलासा सामने आया, स्कूल ने जब डीएम ऑफिस के सर्कुलर के बाद जब इसका जो उनकी मेल आईडी थी जब उसमें इस नंबर को डाला तो पता चला कि ये नंबर तो है, लेकिन ये नंबर जब उन्होंने डाला तो वहां पर पता चला कि ये नंबर पहले से ही ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के किसी और शख्स को दिया गया है। इसी तरीके से बहुत सारे, करीब क्राइम ब्रांच ने जो इन्वेस्टिगेशन की है पिछले 2 साल में अभिसार करीब 300 से ज्यादा फर्जी दस्तावेजों के आधार पर एडमिशन हुए हैं और ज्यादातर स्कूल के प्रिंसिपल कैमरे के सामने आने से बच रहे हैं। शुक्रिया आपका अभय। और जैसा कि अभय हमें बता रहे थे कि बड़ा प्रश्न ये कि बगैर राजनीतिक संरक्षण की ऐसे घोटाले हो कैसे सकते हैं। आप खुद अंदाजा लगाइए, जिस बड़े पैमाने पर हो रहा है, प्रशासन भी इसमें शामिल है, स्कूल्स भी शामिल हैं, दलाल अपनी तरफ से हैं, आरोपी 2 सियासतदानों, 2 पॉलिटिशियंस की यहां बात कर रहा है, तो इस पर जांच क्यों नहीं की जा रही? दिल्ली में ईडब्ल्यूएस फर्जीवाड़े के बाद स्कूलों ने भी कार्रवाई शुरू कर दी है। कई ऐसे स्कूल हैं जिन्होंने जांच में पाया कि कुछ छात्रों ने अपने माता पिता के गलत सर्टिफिकेट दिए हैं। ये दिल्ली के 2 बड़े स्कूल हैं। पहला मॉन्टफोर्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल और दूसरा सॉवरेन पब्लिक स्कूल। ईडब्ल्यूएस फर्जीवाड़े की तफ्तीश में जुटी दिल्ली पुलिस के मुताबिक यहां भी नर्सरी में गरीब बच्चों के कोटे पर लाखों रुपए की घूस देकर अमीर बच्चों का एडमिशन करवाया गया। दिल्ली पुलिस के कहने पर जब मॉन्टफोर्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ईडब्ल्यूएस कोटे में एडमिशन पाए बच्चों के सर्टिफिकेट खंगाले तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ। 3 ऐसे अमीर घरानों के बच्चे थे जो गरीब के कोटे पर पढ़ाई कर रहे थे। प्रिंसिपल के मुताबिक इनका एडमिशन साल 2013 में हुआ था। हालांकि प्रिंसिपल का कहना है कि उनके पास ऐसा कोई फुल प्रूफ तरीका नहीं है जिसके आधार पर यह पता लगाया जा सके कि सर्टिफिकेट असली है या नकली। क्राइम ब्रांच 3 सर्टिफिकेट जो हमसे लिया है वो तीनों सर्टिफिकेट फेक है, सही है, वो तो इन्वेस्टिगेशन के बाद वही डिक्लेयर कर सकता है। मैं तो डिक्लेयर नहीं कर सकता कि मेरे पास कोई मीन्स नहीं है जो पुराना सर्टिफिकेट को वेरीफाई करने के लिए। दिल्ली के नामी स्कूलों में शुमार ये है सॉवरेन पब्लिक स्कूल। ऐसे स्कूलों में अपने बच्चों के दाखिले के लिए माँ बाप एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं। वो सही या गलत तरीके का भी ख्याल रखना भूल जाते हैं। इसी का नतीजा है कि इस स्कूल में भी ईडब्ल्यूएस के तहत अमीर बच्चों के एडमिशन हुए।
दिल्ली पुलिस ने अप्रैल 2015 में एक सर्कुलर जारी करके स्कूलों से सर्टिफिकेट जांचने के निर्देश दिए थे। स्कूल के मुताबिक साल 2013-14 में 2, साल 2014-15 में 7 और साल 2015-16 में 4 एडमिशन फर्जी तरीके से हुए हैं। इन छात्रों के माता पिता के इनकम सर्टिफिकेट जाली निकले। ये इनकम सर्टिफिकेट पूनम राणा के नाम से है, जिसमें उनकी आमदनी 7,000 रुपए दिखाई गई है, लेकिन जांच में पता चला कि ये तो उपेंद्र राठौर के नाम पर बना है। यानी इस तरह से ईडब्ल्यूएस फर्जीवाड़े को अंजाम दिया जाता था। हमने अपने रिकॉर्ड के हिसाब से उनको वेबसाइट पर, गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली की वेबसाइट पर उनको चेक किया। चेक करने के बाद हमने पाया 13-14 में हमारे 2 फेक सर्टिफिकेट पाए गए और 14-15 में 7 सर्टिफिकेट पाए गए और 15-16 में 6 सर्टिफिकेट गए। 15-16 में 6 में से 2 ओबीसी के थे जो बहुत ओल्ड थे, वो 88 के जो ओल्ड थे हमने उनको नोटिस दिया, वो एसडीएम ऑफिस से वेरीफाई करवा ले। वी हैव अलाउड 2 ओबीसी पेरेंट, अदर वर्क कैंसल्ड, एडमिशन कैंसल्ड। इन 2 स्कूलों के अलावा डीपीएस रोहिणी, डीपीएस बसंत कुंज, बाल भारती पब्लिक स्कूल पीतमपुरा और एपीजे स्कूल पीतमपुरा में क्राइम ब्रांच ने ईडब्ल्यूएस घोटाले में फर्जी एडमिशन पाए, लेकिन एपीजे स्कूल को छोड़कर किसी ने हमारे मेल का जवाब नहीं दिया। एपीजे ने जो हमें जवाब दिया उसमें कहा कि ईडब्ल्यूएस में जो भी एडमिशन होते हैं वो पूरे नियम के मुताबिक ही होते हैं। हालांकि सवाल तो स्कूलों पर भी उठते हैं कि उन्होंने आखिरकार पहले ही ईडब्ल्यूएस कोटे में एडमिशन पाए छात्रों के सर्टिफिकेट क्यों नहीं चेक कराए। आखिर कैसे लोग फर्जी सर्टिफिकेट बनाने वाले दलालों के चंगुल में फंस जाते हैं, जानने के लिए आइए ये खबर देखते हैं। सवाल उठ रहे हैं कि दिल्ली के नामी स्कूलों में इतने बड़े पैमाने पर ईडब्ल्यूएस कोटे में एडमिशन का ये गोरख धंधा चल कैसे रहा था। इसका जवाब यह है कि इसके पीछे फर्जी सर्टिफिकेट बनाने का एक पूरा गिरोह सक्रिय था। दिल्ली के स्कूलों में पिछले 3 साल में 300 से ज्यादा ईडब्ल्यूएस कोटे में फर्जी तरीके से एडमिशन हुए हैं। दरअसल फर्जीवाड़ा फर्जी सर्टिफिकेट बनवाने से शुरू होता था, इसलिए आपको सलाह है कि आप जब भी इस तरह के सर्टिफिकेट बनवाएं तो सीधे एसडीएम ऑफिस ही जाएं, न कि दलालों के चक्कर में पड़ें। सर्टिफिकेट लेने का एक पर्टिकुलर प्रोसीजर है, एक तरीका है। डीएम ऑफिस ऑथराइज्ड है, एसडीएम ऑफिसेस देते हैं। तो आप किसी भी टाउट या किसी भी ऐसे आदमी के झांसे में ना आए जो आपसे ये कहे कि हम जल्दी बनवा देंगे, कि हम बनवा देंगे। जो सर्टिफिकेट आपको डीएम ऑफिस से डायरेक्टली इशू होगा या एसडीएम ऑफिस से इशू होगा, उसकी ऑथेंटिसिटी रहेगी, कम से कम जेन्युइननेस की। तो इसी चीज़ को मानते हुए आप सबसे पहले तो अपने एसडीएम ऑफिस या डीएम ऑफिस से ही इस सर्टिफिकेट को लें। दरअसल ऐसा कई बार होता है कि झंझट और भागदौड़ से बचने के लिए हम दलालों के चक्कर में फंस जाते हैं। दलाल इसी बात का फायदा उठाते हैं और मोटी रकम लेकर जाली सर्टिफिकेट आपको थमा देते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि आप जो हमारी सिटीजन्स होते हैं एज ए लेमैन, उनको नहीं पता होता कि ये जेन्युइन है सर्टिफिकेट की जेन्युइन नहीं है। जब उनके हाथ में सर्टिफिकेट आ जाता है वो उसको कई जगह इस्तेमाल कर लेते हैं बिना जाने कि वो एक हो सकता है गलत प्रोसीजर का पार्ट बन रहे हों। ईडब्ल्यूएस घोटाले का पर्दाफाश होने के बाद पुलिस और प्रशासन अपने स्तर पर स्कूलों में ईडब्ल्यूएस के छात्रों के सर्टिफिकेट की जांच करवा रहा है, लेकिन आपकी जरा सी जागरूकता आपको एक बड़े झमेले से बचा सकती है। और हम आपको बता दें कि इस मुद्दे पर सियासी बवाल भी खड़ा हो गया, इस पर हम चर्चा करेंगे थोड़े से इंतजार के बाद। मेरे साथ जुड़ रहे हैं कई खास मेहमान। प्रवीण देशमुख जो कि आम आदमी पार्टी के एमएलए, साथ ही पार्लियामेंट सेक्रेटरी हैं शिक्षा मंत्रालय में। इसके अलावा राजीव बब्बर बीजेपी से और आलोक शर्मा कांग्रेस से भी। आपसे हम बात करेंगे, मगर एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के बाद। एबीपी न्यूज इस बड़ी खबर पर लगातार बना हुआ है जिसका सीधा नाता हमारे अपने बच्चों से है, जिसका सीधा ताल्लुक शिक्षा से है। एबीपी न्यूज पर आप ईडब्ल्यूएस घोटाला यानी कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के जो बच्चे हैं उनकी सीट्स 5 से 10 लाख रुपए में दे दी जाती है अमीर वर्ग के बच्चों को, उससे जुड़ा ये बड़ा कवरेज देख रहे हैं। इस पर आम आदमी पार्टी ने सीधा हमला मोदी सरकार पर डाला है। उन्होंने कहा है कि इस घोटाले में कांग्रेस के एक पूर्व मंत्री का नाम है, इस घोटाले में बीजेपी के एक पूर्व विधायक का नाम है। तो दिल्ली पुलिस आखिर उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं कर रही, जिस तरह की चुस्ती उसने आम आदमी पार्टी के विधायकों के संदर्भ में दिखाई थी। 3 खास मेहमान मेरे साथ बने हुए हैं। प्रवीण देशमुख आम आदमी पार्टी से हमारे साथ। प्रवीण जी, आप क्यों मान रहे हैं कि दिल्ली पुलिस, कांग्रेस और बीजेपी
तीनों मिल रही है और मोदी सरकार का संरक्षण मिल रहा है उन्हें। नहीं, सबसे बड़ी बात है कि ये जो EWS रैकेट है ये आज का रैकेट नहीं, ये करीबन मैं अभी जो देख रहा था, जो कि पुनिया जी जो है पुनिया इस मामले में जो आई हैं, जो कि मास्टरमाइंड कही जा रही हैं, तो ये अभी का मामला नहीं है, ये 2010 से ये मामला चल रहा है EWS फर्जी घोटाले का। और जिस तरीके से घोटाला सामने आए, पुरानी जो सरकारें हैं उनका दिया हुआ जो कुकर्म है वो अब निकल के सामने आ रहे हैं आम आदमी पार्टी की सरकार में, क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार ऐसी सरकार है जो किसी भ्रष्टाचारी को बख्शती रखनी है। जो भी इसमें शामिल होगा उसको दिल्ली पुलिस को पूरी तरह की छूट है, उसको पकड़ के लाए और जनता के सामने पेश करे, अदालत में पेश करे। दूसरी चीज है कि जिस तरीके से यहाँ पे बीजेपी और कांग्रेस के लोगों का नाम सामने आ रहा है, तो दिल्ली पुलिस से भी गुजारिश है कि क्यों नहीं सामने वो स्पष्ट रूप से बता रही कि कौन से मंत्री शामिल है, कौन से विधायक शामिल है जिन्होंने ये EWS के रैकेट में पूरी तरीके से उनका योगदान था, पूरी तरीके से उनका ठीक है प्रवीण, हाथ था। तो ठीक है, दिल्ली पुलिस ऐसा क्यों नहीं कर रही? राजीव बब्बर, आप अगर पिछले आधे घंटे से ABP न्यूज देख रहे होंगे तो आप ये समझ गए होंगे, खासकर मीडिया में भी इसकी जिस तरह से कवरेज हुई है, कि ये बगैर सियासी संरक्षण के इतना बड़ा घोटाला नहीं पनप सकता। तो बड़ा प्रश्न ये, जैसा कि आरोपी भी कह रहा है और अब आम आदमी पार्टी भी एक पूर्व कांग्रेस मंत्री और एक पूर्व बीजेपी MLA की यहां बात कर रही है, तो उनका नाम सार्वजनिक क्यों नहीं किया जा रहा? नंबर एक। और दूसरा, क्या ये बगैर पॉलिटिकल बैकिंग की हो सकता था? देखिए, सबसे पहले तो दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने इस सारे केस को पकड़ा है और अभी 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी जो है वो मुख्य आरोपी को मिली है। पूछताछ के दौरान मेरा तो बहुत स्पष्ट मानना है, पार्टी का भी बड़ा क्लियर स्टैंड है, कोई भी आदमी अगर इसमें दोषी है तो उसको सामने लाना चाहिए, वो किसी पार्टी का हो, इसका कोई विषय नहीं है, क्योंकि ये गरीबों से जुड़ा हुआ मामला है, ये धांधली का मामला है और इसमें किसी के साथ कोई रहम नहीं होना चाहिए। प्रोसेस है, अरेस्ट है, दिल्ली पुलिस ने ही अरेस्ट किया, आम आदमी पार्टी ने नहीं अरेस्ट किया, इनको ये समझना चाहिए। दूसरी बात यह है कि आज जहां पर मेरा इनसे ये प्रश्न है कि आज भी SDM ऑफिस से जो EWS के सर्टिफिकेट इशू होते हैं जो कि दिल्ली सरकार के अंदर है, वहां पर कोई कल्चरल चेंज नहीं हुआ है। जो स्थिति बनी हुई थी कांग्रेस के राज में, आज 5 महीने से ये सरकार में है, इनका विधायक वहां पर चेयरमैन है DM ऑफिस में। आज भी जो EWS के सर्टिफिकेट इशू किए जा रहे हैं SDM ऑफिस में, वहां कोई कल्चरल बदलाव नहीं है। गरीब धक्के खा रहा है। आम आदमी पार्टी की सरकार में भी वही हालात हैं, इसलिए ऐसा राजीव बब्बर बता रहे हैं। चलाने की बात आलोक शर्मा, हमारा स्टैंड बहुत क्लियर है, जो दोषी है मंत्री अरेस्ट होना चाहिए, वो किसी पार्टी का क्यों ना हो। एक मिनट प्रवीण जी, राजीव जी, मैं आऊंगा आपके पास। एक तीसरे मेहमान भी मेरे साथ, आलोक शर्मा, क्या ये बगैर पॉलिटिकल संरक्षण के इतना बड़ा घोटाला हो सकता है आपके हिसाब से? देखिए, मैं समझता हूं विशाल जी, ये विषय बहुत ही गंभीर, मैं आपसे आऊंगा आपके पास, ये बहुत ही गंभीर और संवेदनशील विषय है और इस पर जो बातचीत हो वो शांति से सौहार्दपूर्ण हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं समझता हूं कि देखिए, EWS का जो एडमिशन का प्रोसेस है वो प्रोसेस सरकार नहीं करती है, वो प्रोसेस स्कूल करता है। आज हम प्रिंस की बात पर यकीन कर लें कि साहब इसमें वो लोग शामिल हैं, अभी तक पिछले 1 महीने से जब से 10 गिरफ्तारियां हुई हैं, ना किसी पेरेंट ने कोई FIR कराई है, ना किसी दलाल ने किसी नेता के खिलाफ कराई है। मैं जानना चाहता हूं कहीं ऐसा तो नहीं प्रिंस अपने को बचाने के लिए ऐसा कर रहा है? और अगर ये बात सच नहीं है, अगर कहीं पर कांग्रेस और बीजेपी या किसी भी दल का कोई व्यक्ति फंसा हुआ है, तो दिल्ली पुलिस को चाहिए निष्पक्ष जांच करे। कांग्रेस का चाहे मंत्री रहा हो, चाहे मुख्यमंत्री रहा हो, चाहे कोई और व्यक्ति रहा हो, अगर कांग्रेस का कोई ऐसा व्यक्ति लिप्त है तो उसको उजागर किया जाना चाहिए। लेकिन मैं एक बहुत बेसिक प्रश्न उठाता हूं, जो अभी अभिसार जी हम पहले देख रहे थे गौरव जी की स्टोरी में भी, EWS की जो लिस्ट लगती है हर स्कूल के बाहर, वो सेपरेट लिस्ट लगती है। आपका मेन लिस्ट में भी नाम नहीं आया, EWS की लिस्ट में भी नाम नहीं आया, फिर आप 5 लाख रुपए देने के लिए भी तैयार हैं, तत्पर हैं, 1 साल 2 साल तक आप फीस भी नहीं दे रहे हैं, तो क्या पेरेंट्स भी बराबर के गुनहगार नहीं है? ये भी विचारणीय है। आज ये तमाम पहलू हैं, अंतिम एक प्रश्न आम आदमी पार्टी से पूछना चाहता हूं, जो बहुत सवाल उठा रही है। अभिसार जी, सियासत से ऊपर उठकर इस मुद्दे पर सियासत से ऊपर उठकर बहस करना होगा। आप तीनों खास मेहमान मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि जैसे हमने कहा इसका ताल्लुक हमारे बच्चों के भविष्य से है, लिहाजा इस पे हमें सियासत को कुछ देर के लिए विराम देना होगा, सोचना होगा कि कोई पक्ष को इससे नुकसान ना हो। राजीव, प्रवीण जी और आलोक जी, थोड़ा सियासत से ऊपर उठ के बात करते हैं। इसका समाधान क्या है? उन बच्चों का दोष नहीं है जिनके माँ बाप ने 5 से 10 लाख रुपए दिए,
क्योंकि कुछ केसेस में तो संभवतः मां बाप का भी दोष नहीं, क्योंकि उन्हें कुछ और बताकर उनसे पैसे ले लिए गए थे, मगर उन बच्चों का दोष नहीं है। दूसरी तरफ इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस के बच्चे हैं जिनका हक भी मारा गया। हमें कहीं ना कहीं एक रास्ता निकालना होगा जहां एक समाधान की तरफ हम बढ़े, सियासत से ऊपर उठें। सबसे पहले आप बताएं राजीव बब्बर। देखिए, ऐसा है कि दिल्ली में जो अच्छे स्कूलों में दाखिला लेने के लिए जो एक पेरेंट्स के दिमाग में भी फोबिया है, और पेरेंट्स बिल्कुल देखते नहीं है। किसी ने कहा 5 लाख रुपए दे दीजिए, हम एडमिशन करा देंगे, बस उस नशे में कि मुझे अच्छे स्कूल में बच्चे को पढ़ाना है। मुझे लगता है थोड़ा इसको भी करेक्ट करने की ज़रूरत है और इसको समझने की ज़रूरत है सब पेरेंट्स को। हम भी पेरेंट्स हैं, इसलिए सबको समझने की ज़रूरत है। ये तो जो आपने पेरेंट्स के लिए बात कही, लेकिन ये जो पूरा सिस्टम है इसमें टोटल ट्रांसपेरेंसी लाने की ज़रूरत है, क्योंकि जब सर्टिफिकेट लेके व्यक्ति स्कूल पहुंचता है, दिल्ली में 25% EWS के बच्चों को एडमिशन दिया जाता है पहली क्लास से पहले, और 15% 8वीं से पहले बच्चों को दिया जाता है। जब वो सर्टिफिकेट लेकर पहुंचता है, उस सर्टिफिकेट का ऑनलाइन कंप्यूटराइजेशन के द्वारा जांच होने का कोई व्यवस्था नहीं है। वो जांच होनी जरूरी है ताकि इस तरीके के सर्टिफिकेट जो है वो ना हो। तीसरी बात जो बहुत खतरनाक है, जो अमीर लोग हैं वो दलालों के पास जाकर EWS के सर्टिफिकेट झूठे बना रहे हैं, और SDM ऑफिस उसको अगर दे रहा है उसकी भी पड़ताल होनी चाहिए। सर्टिफिकेट ओरिजिनल है। आप खुद भी शिक्षा मंत्रालय से जुड़े हुए हैं प्रवीण देशमुख, तीनों पक्षों में काम होने की। आम आदमी पार्टी सरकार क्या करने जा रही है ताकि किसी का भविष्य, किसी को नुकसान ना हो? क्या करने जा रही है आपकी सरकार? देखिए जी, हाँ, इस बहस को मैं थोड़ा और पीछे ले जाना चाहूँगा और थोड़ी सी गहराई में ले जाना चाहूँगा कि EWS के एडमिशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है, EWS कोटे की ज़रूरत क्यों पड़ती है किसी भी प्राइवेट स्कूल में। कोई हर एक माँ बाप अपने बच्चे को जो है अच्छी शिक्षा देना चाहता है, ये सब कुछ क्लियर है। अच्छी शिक्षा देना चाहता है और कम पैसे में शिक्षा देना चाहता है, लेकिन जो गरीब माँ बाप है उसकी इतना उसके पास पैसा नहीं है कि वो प्राइवेट स्कूल की फीस जमा कर सके। इसलिए एक अलग से कैटेगरी बना दी गई कि ये EWS कैटेगरी है, यहाँ पे प्राइवेट स्कूल में बच्चा पढ़ाता है। अगर सरकारी स्कूल ही अगर स्टैंडर्ड एजुकेशन देने लगे, अच्छी एजुकेशन देने लगे, क्वालिटी एजुकेशन देने पड़ेगी, अगर सरकारी स्कूलों को हमने इस तरह बढ़ा लिया तो EWS कैटेगरी की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। सरकारी स्कूल में सरकारी स्कूल के स्तर को बेहतर करना चाहिए। मेरे पास वक्त कम है, आलोक जी आपके हिसाब से इसका क्या समाधान हो सकता है? देखिए, मैं समझता हूं कि पिछले 1 साल में जो सरकारी स्कूलों का रिजल्ट है पार्टी केजरीवाल की सरकार आने के बाद गिरा है, और 500 स्कूल का वादा जिन्होंने किया था, एक भी स्कूल की नींव नहीं थोड़ा सियासत से ऊपर। अब मैं मुद्दे पर आता हूं, विसार जी, राजनीति बहुत कर ली। मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि अगर इस तरह की घटनाएं, EWS का RTE से संबंध है, राइट टू एजुकेशन से 25% लोग जो हैं, और जो गरीब लोग, जो जमीन सस्ते दरों पर मिलती है कि गरीब बच्चे भी उसमें पढ़ सकें, EWS और RTE दोनों कांग्रेस की देन रही हैं। आज मैं कहना चाहता हूं कि SDM के ऑफिस में होलोग्राम लगे हुए सर्टिफिकेट इशू हो, कंप्यूटराइजेशन हो और उसके साथ वेरिफिकेशन हो। आलोक जी, एक और जो बड़ी खबर है कि पेट्रोल दिल्ली में महंगा हो गया है। मैं सिलसिलेवार तरीके से आप तीनों का रिएक्शन चाहूंगा। सबसे पहले राजीव बब्बर, दिल्ली सरकार के वैट को 20% से 25% बढ़ाने के चलते पेट्रोल और डीजल दोनों महंगा हो गया है, आपकी प्रतिक्रिया? जिस दिन इन्होंने कैप 30% पे लेके गए थे और जो इन्होंने ड्रामेबाजी की थी कि हमने दिल्ली की गलियों में जाकर पूछा बजट कैसे होगा, मेरा तो सिर्फ इनसे एक प्रश्न है, किस मोहल्ला समिति में इनको ये कहा गया कि वैट का कैप बढ़ा दीजिए और दिल्ली में वैट बढ़ा दीजिए? तो इन्होंने ये जानबूझकर किया है और ये बहुत गलत है जो इन्होंने वैट को 30% और आज उसका एडवांटेज लेके, जो हमने आज से 15 दिन पहले किया था, इनकी नीयत थी और ये दिल्ली की जनता पे एक एडिशनल बोझ है जिसका हम बोझ करते हैं। दिल्ली पे बोझ, प्रवीण देशमुख, दिल्ली पर बोझ है, ये बीजेपी का कहना है। देखिए जी, ये जो वैट में इजाफा है, ये लिमिट बढ़ाई गई है 30% लिमिट तक। इससे ये कहीं सिद्ध नहीं हो रहा कि हमने वैट और किस मोहल्ला समिति ने कहा था आपको? दिल्ली में आपने तो बजट पूछ के बनाया था, बजट आपने पूछ के बनाया था। किस मोहल्ला समिति ने कहा कि वैट बढ़ा दीजिए? मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा हूँ। कीप पेशेंस, बोलिए, फिनिश कीजिए। कीप पेशेंस। मैं ये कह रहा हूँ कि आपका जो 20 से 30% अप टू द लिमिट है, उसके बाद जो ये पेट्रोल की दरें जो तय करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट तय करती है, तो गलत तरीके से ये फैला जाए कि दिल्ली सरकार इस चीज को डिसाइड करे। दिल्ली सरकार इस चीज को डिसाइड नहीं करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है। नहीं, संभवतः आपको ये मालूम नहीं है, ये दिल्ली सरकार ही फैसला करती है। इनको पता नहीं है कि वैट दिल्ली सरकार है, इनको ये मालूम नहीं है।
आलोक जी, देखिए क्या प्रवीण देशमुख को इस बारे में जानकारी कम है जो ये दावा कर रहे हैं? मैं समझता हूं कि केवल प्रवीण देशमुख जी को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एजुकेशन का ज्ञान हुआ है। उनको ये नहीं पता है कि वैट कौन लगाता है। वैट राज्य सरकार लगाती है और जो कैप्टिव लिमिट 20 से 30% की थी वो आधार और बेस बनाया था आप लोगों ने। आप 1000 करोड़ रुपए खर्च करते हैं एडवर्टाइजमेंट पर केंद्र की सरकार के टकराव को बदनाम करने के लिए, और आप दिल्ली की सरकार के ऊपर, दिल्ली की जनता के ऊपर बोझ डालते हुए चले जा रहे हैं। आज दिल्ली की जनता पूरी तरह से अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। केजरीवाल जी ने बड़े बड़े भाषण दिए थे कि महंगाई कम होगी, सब्जियां सस्ती होंगी। आपने बॉर्डर पर टैक्स बढ़ा दिए, तमाम तरह के टैक्स बढ़ा दिए। डीजल और पेट्रोल से कैस्केडिंग इफेक्ट होगा, तमाम चीजों की कीमतें बढ़ेंगी और दिल्ली में महंगाई बढ़ेगी। ठीक है प्रवीण जी, दाम भी बढ़ गए हैं। 400 यूनिट की सब्सिडी के नाटक पर दिल्ली क्या क्या भरेगी, ये शायद हमें अभी थोड़े दिनों में और पता चलेगा, जो ये दिल्ली की जनता के साथ कर रहे हैं। ठीक है, हाँ प्रवीण बोलिए। आज अगर हम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के एक मिनट आज अगर हम डिस्कशन पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी पे अगर बैठे हैं तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी पे मैं नहीं डीजल पे पेट्रोल पे बात क्यों ना हो। आपने पेट्रोल प्राइस बढ़ाए हैं, डीजल पेट्रोल पर बात क्यों ना हो। आपने बढ़ाया डीजल पेट्रोल अभी। दिल्ली की जनता को आपने लूटा है, दिल्ली की जनता को आपने धोखा दिया है, दिल्ली की जनता को ठगा है पूरी तरह से। टैक्स बढ़ा दिए हैं, खर्चे बढ़ा दिए हैं आपने। 1000 करोड़ के बजट आपके एडवर्टाइजमेंट में आ गए हैं। कौन सी महिला समिति ने कहा था वैट बढ़ाना है, ये तो बताइए। बहुत बड़ा सिद्ध करता है। अच्छा, एक सवाल आपसे लगातार पूछना राजीव बब्बर, आपने कहा हमारा पारदर्शी बजट है, मगर वो पारदर्शिता मैं उस पारदर्शी बजट को पूछना चाहता हूं। मैं आपको डिबेट पे मैं आपको डिबेट पे वापस ईडब्ल्यूएस कैटेगरी पे आपको लेके जाता हूं। नहीं देखिए, डिबेट का फैसला। अरे भैया मेरी बात सुनिए, आप ये बताइए कौन से महिला समिति ने आपके कौन से विधायक एमएलए मंत्री को कहा था कि दिल्ली में वैट बढ़ा दीजिए? आपने तो पारदर्शी बजट बनाया था। आपके वित्त मंत्री ने फ्लोर पे कहा कि मैंने पारदर्शी बजट बनाया, राय लेके बजट बनाया। अभिसार जी, ये पेट्रोल और डीजल पर वैट नहीं बढ़ा है, तमाम और चीजों पर भी बढ़ा है। 11 चीजों की जो लिस्ट आई थी, मैं समझता हूं दिल्ली के अंदर कल से ही महंगाई बढ़ जाएगी और ये पार्टी केजरीवाल सोती रहेगी इसी तरह से चप्पल पहन के बेचारे बन के जनता को गुमराह करते रहेंगे ये लोग। राजीव बब्बर, दिल्ली में 400 यूनिट पे 50% की नाटक को चलाने के लिए दिल्ली को कितनी जगह पर मारेंगे आप, वो शायद दिल्ली की जनता को समझ आ रहा है। चलिए, हाँ प्रवीण आप कुछ कह रहे हैं। लेकिन मंत्रियों के नाम अभी तक घोटाले में शामिल हुए, अभी तक घोटाले निकलते जा रहे हैं उनके, ये बड़ी बात है। आप क्या कर रहे हैं? आप उसको भी सोच लीजिए, आप अपनी गिरबान में बंद है साहब, अरेस्ट है। अगर घोटाले में कोई है तो उसको निकालिए बाहर, कमेटी बनाइए आप। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की कोई कमेटी क्यों नहीं बनाई आपने? 1 महीने तक, 1 महीने से घोटाला चल रहा है, 10 लोग जेल चले गए हैं। पार्टी केजरीवाल ने एक भी कदम उठाया तो बताइए आप। एबीपी न्यूज के दर्शकों को बताइए आपने क्या कदम उठाया है? बड़ा धोखा किया आपने, बड़ा धोखा। आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में ईडब्ल्यूएस के तहत भी आपने क्या कदम उठाया है ये बताइए। दिल्ली पुलिस ने तो कुछ लोगों को पकड़ा है। ठीक है, 1 मिनट प्रवीण जी, क्या आपको लग रहा है कि केजरीवाल सरकार, अभी तक आपने रिन्यू नहीं किया 1973 एजुकेशन एक्ट। ठीक है, केजरीवाल सरकार जो एक लोक लुभावन नारों पे सामने उभर कर आई है, ये फैसला पेट्रोल के दामों में इजाफा, डीजल के दामों में इजाफा एक कहीं ना कहीं उसके लिए एक समस्या बनकर सामने पेश उभर कर आया है। जी अभी गांधी इस पे बिल्कुल डिस्कस कर लेंगे। इस बात का उत्तर नहीं है क्योंकि सफेद झूठ बोलकर धोखा दिया है दिल्ली की जनता को इन्होंने, दिल्ली की जनता को गुमराह किया है और दिल्ली की जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा किया इन्होंने। ये धोखे तो आपके जो सामने निकल के आ रहे हैं ना कि बीजेपी 400 यूनिट पे 50% की सब्सिडी का नाटक करने की कितनी कॉस्ट दिल्ली देगी, वो हमें आज समझ में आ रहा है। अभिसार जी, अपनी पार्टी को बढ़ाने के लिए, अपनी पार्टी के फंड को बढ़ाने के लिए, अपनी पार्टी के एडवर्टाइजमेंट के लिए दिल्ली की जनता पर अतिरिक्त कर का बोझ डाला जा रहा है। चलिए, राजीव बब्बर, आलोक शर्मा और प्रवीण देशमुख, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और इस वक्त की जो बड़ी खबर है ये कि वैट जो है 20 से 25% कर दिया है, जिसके चलते दिल्ली में पेट्रोल 2 रुपए 78 पैसे महंगा हुआ है। उसी तरह से डीजल 1 रुपए 83 पैसे महंगा हुआ है।
तो इस पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने जोरदार हमला बोल दिया है आम आदमी पार्टी पर, जैसा कि अभी अभी आपने हमारी इस बहस के दौरान भी देखा। तो पेट्रोल के दाम ₹2.78 महंगे और डीजल के दाम ₹1.83 महंगे हो गए।